अस्सलामुअलैकुम। जैसे हमने पिछली वीडियो में अपने देखा भी था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हमने पढ़ा था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है हमारे पास, जिसमें हमने पढ़ा था कि अ ब्लैक बॉडी इज़ एन आइडियन ऑफ अ फिजिकल बॉडी दैट अब्सॉर्ब ऑल काइंड ऑफ इंसिडेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिगार्डलेस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी कॉल्ड ब्लैक बॉडी। कि हमने ब्लैक बॉडी में पढ़ा था कि हर तरह की रेडिएशन को ये क्या करता है, अब्जॉर्व कर लेता है। जितनी हर तरह की रेडिएशन हो, जैसे हमारे पास स्पेक्ट्रम लाइट्स हैं या दूसरी हैं, तो इसमें हर तरह की ये रेडिएशन को अब्जॉर्व करता है। दूसरी इसमें ये चीज़ थी, जैसे हमारे पास सन है, अब सन भी हमारे पास क्या है, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। इन अर्ली 19th सेंचुरी से अर्लीस्ट पहले हमारे पास क्लासिकल फिज़िक्स में जब लोगों ने यही कहा था कि टाइम कांस्टेंट है, स्पेस कांस्टेंट है, और एनर्जी को वो इस तरह से समझते थे कि एनर्जी में जो था वो कंटिन्यूसली चेंज आता है। एनर्जी जो है यूनिफॉर्म चेंजिंग के हिसाब से, उसमें कोई चेंज नहीं आता, कंटिन्यूस आ रहे चेंज आते हैं। तो इस चीज़ को जब था, तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जब बात आई, तो उस वक़्त के दौर में ये लगने लगा कि जी फ़िज़िक्स में तो अब काम करना मुश्किल है, फ़िज़िक्स तो ख़त्म हो गई है, फ़िज़िक्स की अब फ़ील्ड ही नहीं रही। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जब ये मसला हल शुरू हुआ, तो उसमें जितनी भी क्लासिकल फ़िज़िक्स थी वो सारी फ़ेल होना शुरू हो गई। थर्मोडायनामिक्स हो गई, दूसरी फ़िज़िक्स हो गई, ये फ़ेल होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से साइंटिस्ट आए, जैसे रेले जीन्स आए, विल्स आए, और दूसरे साइड में स्टीफन बोल्ट्ज़मैन आए। इन सब के जो लॉ थे वो फ़ेल होते चले गए, क्योंकि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ था, जो कर्व था, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। फिर 20th सेंचुरी में हमारे पास जो थे वो मैक्स प्लैंक कांस्टेंट आए, जिन्होंने रेले जीन्स को और वीन्स के जो एक्सपेरिमेंट था उसका कलेक्शन उन्होंने निकाला, और उनके जो थ्योरी थी उसके कलेक्शन को निकालते हुए उन्होंने उसका एक मैथमेटिकल फॉर्म दी। उनको भी नहीं पता था कि उनसे बाई चांस इन्होंने ऐसी मैथमेटिकल फॉर्म दी थी उस वक़्त कि जो ग्राफ था हमारे पास रेले जीन्स का, वो उस पर कंप्लीट कर गया था। मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। ये जो हमारे पास इसका ग्राफ है, इसमें ये दोनों तरफ से लाई कर गया था, जबकि रेले जीन्स ने हाफ रेले जीन्स कर रहा था और दूसरा हाफ वाइन डिस्प्लेसमेंट वाला कर। तो प्लैंक कांस्टेंट ने सबसे पहले बताया था कि हमारे पास जो एनर्जीज़ होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, पैकेट्स की सूरत में होती हैं। तो अब हम उसके बाद फिर हमारे पास 20th सेंचुरी में मॉडर्न फिज़िक्स आई। छोटा सा खुलासा एक तरह से ना सारा के ना अगले दो लॉ हैं, जिसमें वीन ट्राई टू एक्सप्लेन दी गैप्स ऑफ रेडिएशन। फ़िज़िक्स की बेसिक जो है उसमें वो बताया सर ने सबसे पहले ये बताया कि वेन ने जो लॉ दिया था उसका लॉ कितना था, वो सिर्फ इतना प्रूव कर रहा था, उसका लॉ जो है ना शॉर्टर वेवलेंथ पे उसका लॉ काम कर रहा था, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पे ना उसका लॉ काम नहीं करता था। वो क्या करता था, वहाँ से वो इस तरह से लॉ अपने जो उसकी वेवलेंथ थी वो बाहर की तरफ निकल आती थी। मतलब कि जब भी हम वेवलेंथ को इंक्रीज़ करते थे, इंटेंसिटी बढ़ाते थे, वेवलेंथ को इंक्रीज़ करते थे, तो क्या होता था कि शॉर्टेड वेवलेंथ जितनी भी थी वहाँ पे उसका लॉ काम करता था। लेकिन जैसे ही हम वेवलेंथ कम होनी होती थी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते थे, तो उसकी क्या होती थी, वो वहाँ से स्कैटर हो जाता, उसका मैच नहीं करता था। क्लासिकल फ़िज़िक्स को, क्लासिकल मैकेनिक्स को वो अप्रूव नहीं कर पा रहा था। फिर एक और बंदा आया जिसका नाम रेले जीन्स है। ये दो बंदे थे, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। इनकी एक्सप्लेनेशन में क्या थी, अब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने ये काम किया कि इनके ऊपर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पे तो इनका काम, इनकी थ्योरी काम कर गई, इन्होंने मैच किया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पे, तो इनकी थ्योरी उस वक्त काम कर गई। लेकिन शॉर्टेड वेवलेंथ पे इनकी थ्योरी काम नहीं की। शॉर्टेड वेवलेंथ पे क्या हुआ, यहाँ से बाहर की तरफ निकल गई। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को इन्होंने अप्रूव करते हुए इन्होंने ये तो बता दिया कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पे इतना होगा, लेकिन शॉर्टेड वेवलेंथ पे ये काम नहीं करे, जिसकी वजह से ये दोनों लॉ हमारे पास फेल हो गए। फिर तीसरा बंदा कौन आया, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक कांस्टेंट ने क्या किया, प्लैंक कांस्टेंट ने इन दोनों जो थ्योरी थो उसने कलेक्शन करके क्या किया, एक नई थ्योरी ईजाद करी। उस थ्योरी में उसने क्या बताया, उस थ्योरी में उसने ये बताया कि जो हमारे पास क्वांटाइज एनर्जी होती है, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, एनर्जी के क्या होते हैं, पैकेट्स होते हैं। तो एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में हमारे पास नहीं होती, वो हमेशा डिस्क्रीट होती है। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि एक एटम है, एक एटम ने अगर मूव करना है तो एटम कितना मूव करेगा, 1.1। अगर 1.1 मिलीमीटर ये मूव कर रहा है
है ये मूव कर रहा है, तो अगर ये 1.1 मिलीमीटर की मूवमेंट पे है तो एक और अगर इसके बाद एटम आ जाए तो इसकी मूवमेंट में कितना आ जाएगा। तो अगर इसकी मूवमेंट में ये 2 पे जा रहा है या 3 पे जा रहा है, एटम की जितनी वैल्यूज़ होगी या जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो उसके ऊपर जाएगा। ये नहीं होगा कि वो 1.1 से 1.5 पे चला जाए, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर डेली लाइफ में से भी इसकी एग्जांपल ली जाए तो डेली लाइफ से अगर इसकी एग्जांपल है हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल की सीढ़ियाँ हमारे पास, तो ये 1-1 फुट की सीढ़ियाँ, तो देखो 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट। अब मुझे ऊपर जाना है तो मैं क्या करूँगा, 1 फुट ऊपर चला गया, 2 फुट चला गया, 3 चला गया, 4 चला गया। अब ज़मीन से अगर मेरी ऊंचाई देखी जाए तो कितनी है, 1 फुट है, 2 फुट है, 3 फुट है, 4 फुट है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि जी मैंने जो है 1 फुट से 1.5 पे आना है, 1.5 पे आना है, 1 और 2 के दरमियान तो 1.5 है, लेकिन मैं इसके दरमियान आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान जगह ही नहीं है। या तो मुझे सीढ़ी चढ़ के जानी है या सीढ़ी चढ़नी नहीं है। 1.5 इसके सेंटर में कहीं लाए करता ही नहीं है। ये था प्लैंक का। लेकिन अगर कंटिन्यूस में देखा जाए तो कंटिन्यूस में हमारे पास स्लोप होती है। अब स्लोप में ये अगर 1 है तो ये हमारे पास 1.5 भी होगा, ये 2 होगा। तो हम इसके अंदर कंटिन्यूस में क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जा सकते थे, 1 पे 1, 1 to 5 भी हो सकता था, 1.5 भी हो सकता है। लेकिन क्वांटाइज एनर्जी क्वांटम फिज़िक्स में हम वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में टाइम हमारे पास कांस्टेंट होता है, टाइम भी कांस्टेंट है हमारे पास, स्पेस भी कांस्टेंट है। इसी तरह से लेकिन क्वांटाइज फिज़िक्स में हमारे पास ना टाइम कांस्टेंट है और ना ही स्पेस कांस्टेंट है। फिर अब इसने क्या किया, प्लैंक्स ने एक तो अपनी थ्योरी भी दी और इन दोनों के जो कलेक्शन था, इन दोनों का जो लॉ था, उस दोनों को जमा करके उसने एक नया लॉ बना दिया, जिसको हमने क्या किया, प्लैंक कांस्टेंट का नाम दे दिया। और इसी प्लैंक ने हमें फिर बता दिया कि जो हमारा जो ग्राफ था वो किस तरह से बन रहा था। ये देखो प्लैंक्स के मुताबिक फिर इसके देखो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब ये शॉर्टेड वेवलेंथ था, ये तो वेन्स लॉ था, और ये हमारे पास रेले जीन्स था। प्लैंक ने इन दोनों को कलेक्शन करने के बाद इसने एक अपना लॉ बना दिया, जिसको उसने प्लैंक कांस्टेंट कहा जाना शुरू कर दिया। उसने क्या कहा कि हमारे पास जो एफिशिएंसी है जो इसकी, तो उसके अंदर n नंबर ऑफ़ टर्म पे डिपेंड करता है। n जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म है। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी सीढ़ियों वाली एग्जांपल दी कि उसमें क्या है कि उसकी कोई ना कोई अपनी वैल्यू होगी, वो बीच में कहीं नहीं लाया करेगा, उसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी। अगर 1 है तो 1 के बाद वो 3 पे जाएगा, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो सेंटर पे कहीं पे भी लाए नहीं करेगा। उसके बाद ये हमारे पास एक कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है, ये डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल की। तो यहाँ से क्वांटम थ्योरी मस्ट एग्री विद द क्लासिकल थ्योरी इन द लिमिट ऑफ द लार्ज क्वांटम नंबर्स। तो ये यहाँ तक है बस। उसके बाद हमारे पास ये क्लासिकल एनर्जी से लेके क्वांटाइज एनर्जी वाला अपने सिर्फ इतना सा ही करना है, प्लैंक कांस्टेंट है। और वेन एक्सप्लेनेशन हमने ये वाला पैराग्राफ करना है, ये इसका फार्मूला है, और रेले जीन्स का ये वाला पैराग्राफ करना है, और प्लैंक रेडिएशन का हमने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये वाला हिस्सा कंप्लीट करना है। उसके बाद हम जैसे हमारे पास इंटेंसिटी का फार्मूला होता है P/A का, तो यहाँ पे जो ये P है और ये A हमारे पास स्फेयर के लिए, स्फेरिकल चीज़ों के लिए, स्फेरिकल चीज़ें हमारे पास जो होती हैं, ठीक है, उनके लिए क्या फार्मूला आता है, 4πr का स्क्वायर, 4πr का स्क्वायर। और अगर इसका वॉल्यूम मालूम करना हो तो क्या हो जाएगा, 4/3πr का क्यूब। ये भी हमारे पास किसके लिए है, स्फेयर की चीज़ों के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, द रेडियस ऑफ अ सन, उसने दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ लुमिनियस। अब ये जहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल होगा ना, इसका मतलब है आपने प्रेशर मालूम करना है। इसका क्या मतलब है, प्रेशर मालूम करना है, प्रेशर। तो इंटेंसिटी का आपका ये हमेशा याद रखना है, इस वाले वर्ड से आपका इंटेंसिटी प्रेशर डिवाइडेड बाई एरिया का फार्मूला आपका लगेगा। तो आपने बस इंटेंसिटी प्रेशर डिवाइडेड बाई एरिया का फार्मूला लगाओगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। दूसरा क्या है, जो हमने लॉ पढ़ा था स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, उसमें जो ई है ये हमारे पास इनस्टीमेटी कहलाता है, जो सर ने कल बताया भी था। इसकी वैल्यू जो है वो उसने दी हुई होगी, और अगर नहीं भी दी होगी तो हम फार्मूला हमें पता होगा, हम उसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है तो ये 500 डिग्री सेल्सियस था, हमने इसमें केल्विन क्यों ऐड किया, क्योंकि हमें पता है कि उसने एब्सोल्यूट टेम्परेचर का हमें कहा था। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारे पास कितना होता है, 273 डिग्री केल्विन में होता है। तो हमें जब भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात है तो हमने उसमें वैल्यू को प्लस कर देना और हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद सारा इसको सोल्व कर लेना। तो ये हमारे पास जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का किस्सा ख़त्म हो गया यहाँ तक।